भागती दौड़ती कॉलेज के लिए तैयार होती संजना की एक नज़र घड़ी पर लगातार बनी हुई थी। अगर बस छूट गई तो दिन बर्बाद। प्रोफेसर भार्गव एक नंबर के खड़ूस, किसी से नोट्स भी कॉपी नहीं करने देंगे। जल्दी जल्दी जूतियों में पैर डालती संजना की बड़बड़ाहट रुक ही नहीं रही थी। झटपट बाल समेटकर रबर बैंड लगाती बैग लिए दरवाजे से निकलते हुए माँ को पुकारा। माँ, मैं जा रही हूँ, आने में लेट हो जाऊंगी, चिंता मत करना, बाय। माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही तेजी से बाहर निकल आई। गली से निकलकर लगभग 3-4 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप पहुँचने तक सभी देवी देवता मनाने के बाद भी यूनिवर्सिटी वाली बस निकल गई थी। 5 मिनट बाद अगली बस थी तो, पर यह प्राइवेट बस थी जिसमें यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर के भी लोग होते हैं। उनकी उपस्थिति सजा से कम नहीं, पर मरता क्या न करता। क्लास अटेंड करनी थी तो मजबूरी थी। अब से पहले भी 2-4 बार गई है इसी बस से, वो भी भार्गव सर की ही बदौलत। बस आ गई। उसके जैसे ही 2-4 स्टूडेंट्स चढ़े बस में। इस बस में सीट की उम्मीद करना फिजूल था। फिर भी एक उचटती सी नज़र डाली तो एक महिला ने इशारे से बुला लिया। किस्मत अच्छी थी, सीट मिल गई, नहीं तो 40 मिनट खड़े होकर जाना पड़ता। महिला देखकर मुस्कुराई। कॉलेज जा रही हो? जी, संक्षिप्त सा उत्तर देकर संजना ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिया और बैग में सरसरी नज़र मारकर चेक किया, सब कुछ मौजूद तो है। आंखें बंद कर सिर सीट से टिका अपने संगीत में डूबी संजना की बाँह को किसी ने थपथपाया तो उसने आंखें खोल दी। बगल वाली महिला ने हड़बड़ाकर पानी की बोतल बढ़ाई और इशारे से साथ ही गैलरी में खड़े उस लड़के को देने को कहा जिसने अपनी सीट संजना के लिए खाली की थी। अचानक से जैसे संजना को कुछ समझ ही नहीं आया, उसने यंत्रवत पानी पास कर दिया और अपने कानों से ईयर प्लग निकाल कर बात समझने की कोशिश करने लगी। उस लड़के ने अपनी कलाई कस कर पकड़ी हुई थी, चेहरे पर दर्द के भाव थे। उसका साथी उसकी कलाई पर पानी की छींटे मार रहा था और वह सिर हिलाकर अपनी छटपटाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। पानी की छींटे, गीला रुमाल भी कुछ असर नहीं कर सका तो उसने अपने बाएं हाथ से बोतल छीनकर पूरा पानी उड़ेल दिया। दर्द उसकी आंखों से रिसने लगा था। कभी दांत भींचता, कभी उफ कहकर सांस छोड़ता, सिर इनकार के अंदाज में हिलाता। आसपास के सभी लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या, चोट लगी है? किसी ने सवाल उछाला। अरे नहीं, अच्छा भला था, अभी इस पिछले स्टॉप से बस चली, तब से जलन और दर्द से बेहाल है, साथी ने बताया। अपनी आंखें बंद किए कराहते लड़के को लोगों ने तुरंत बगल में सीट पर बैठाया, पर उसका तड़पना अब आसपास वालों को भी बेचैन कर रहा था। आखिर 24-25 साल का लंबा तगड़ा युवा इस तरह से छटपटा रहा था। अचानक संजना को जैसे याद आया, अपना बैग खोलकर उसमें से क्रीम निकाली और उस लड़के की कलाई पर अपने हाथ की पहली उंगली में थोड़ी सी क्रीम लगाकर हौले से चुपड़ दी। उसकी कलाई तो जैसे जलता कोयला हो। संजना की क्रीम ने करिश्माई असर किया। उसने अपनी आंखें खोल दी। लाल सुर्ख आंखें जिनकी कोरों पर आंसुओं की नमी टिकी थी, उनमें अब राहत थी। शुक्रिया अदा करती आंखों ने संजना को पहली बार गहरी नज़र से देखा। उसके ऊपर झुकी संजना सकुचाकर अपनी सीट पर वापस बैठ गई। थैंक्स। राहत मिली तो शिष्टाचार जागा। यूनिवर्सिटी जा रही हैं? जी, मैं भी। क्या कर रही हो? सेकेंड ईयर। ओह गुड। सब्जेक्ट क्या है? सवाल उभरा, पर तब तक स्टॉप आ गया था। संजना ने सुनकर भी प्रश्न अनसुना कर दिया और लपक कर उतर गई। मेन गेट से डिपार्टमेंट तक आते आते संजना भी अपनी कलाई पर ठीक उसी स्थान पर अजब सी सनसनाहट महसूस कर रही थी। रह रहकर हाथ वहीं जा रहा था। शिट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं था? गॉड, क्या मुसीबत है। संजना ने सबसे पहले जाकर नल पर अपने हाथ अच्छी तरह से धो डाले। पीछे से पीठ पर किसी ने धौल जमाई। आ गई महारानी, मुझे तो लगा था आज नहीं आएगी। संजना पलटी। सामने संजना की बेस्ट फ्रेंड अदिति खड़ी थी। अरे यार, आती कैसे ना, भार्गव सर का भूत सवार था, सारी रात सो नहीं पाई, तभी तो बस छूट गई तेरी, अदिति ने छेड़ते हुए कहा। अरे चिंता के मारे पूरी रात नींद नहीं आई ना? सुबह सोई तो आँख ही नहीं खुली, संजना ने खिलखिलाते हुए कहा। दोनों क्लास में जाकर बैठ गई। अब संजना को बस की घटना और अपने हाथ की जलन कुछ भी याद न था।
फिल्म का प्रोग्राम पक्का है ना? पिछली सीट पर बैठी उन्हीं के साथी ने नीचे से पैर मारकर फुसफुसा कर पूछा। संजना ने बिना मुड़े अपना अंगूठा साइड से दिखाकर प्रोग्राम डन कर दिया। भार्गव सर के आने से लेकर पूरा पीरियड बीतने तक क्लास में सर की आवाज़ के अलावा कोई आहट तक न हुई। पीरियड ओवर होते ही पिछली सीट से जानवी भी उठकर अदिति और संजना की सीट पर आकर टिक गई। यार, ये बेचारे केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं? जानवी ने मासूमियत से पूछा। केशव कठिन काव्य के प्रेत नहीं हैं, वो तो रोमांटिक कवि हैं, अदिति ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा। सच में कठिन काव्य के प्रेत तो ये भार्गव सर हैं, जो हम साइंस छोड़ के आर्ट में आने वालों को ऐसे देखते हैं जैसे अछूत हों। लिटरेचर पढ़ने और समझने की बुद्धि नहीं हो हमारी। संजना ने कुड़ते हुए कहा और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब बेचारे सर को क्या मालूम हम सब कितने रसिक साहित्य प्रेमी हैं। संवेद ठहाका मार तीनों हंस पड़ी। सुबह से छाया तनाव छिटक कर दूर जा चुका था। अभी 2 पीरियड और भी थे, पर इतना दबाव नहीं था। क्लास अटेंड कर तीनों सहेलियां फिल्म निकल गईं, जिसके लिए सप्ताह भर से प्रोग्राम बना रही थी। फिल्म के बाद सब अपने अपने घर चली गईं, अगले दिन कॉलेज में मिलने के वादे के साथ। रात को सोने से पहले सुबह की तैयारी के तहत संजना ने अपने बैग का सामान पलट कर खाली किया तो सारे सामान के साथ क्रीम की ट्यूब भी निकल कर गिरी, जिसे देख सुबह का दृश्य आंखों के सामने आ गया। इस बार अजीब सी बात संजना के साथ हुई। उस घटना को याद कर दर्द और जलन तो नहीं, पर एक लाल सी आकृति उसकी कलाई पर ठीक उसी स्थान पर उभरी जहाँ कॉलेज में घुसते ही उसने सनसनाहट महसूस की थी। अचानक उभरी और गायब हो गई। संजना घबरा गई, दौड़कर बाथरूम में रखे डिटॉल रुई में लेकर कलाई पर लगाई और रगड़ कर साफ कर ली। उसे मन ही मन डर भी लग रहा था कि ये कोई इन्फेक्शन तो हो गया उसे भी। घर में अगर किसी को बताएगी तो खुद ही डांट खाएगी कि सावधान रहना चाहिए, अपने हाथ से क्रीम लगाने की क्या ज़रूरत थी। अब दिमाग फिर से अटक गया। बात तो सही ही है, वैसे उसने अपने हाथ से अजनबी को क्रीम लगाई ही क्यों? पर सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। हुँ के साथ एक गहरी सांस भर के छोड़ते हुए संजना ने अपना सामान सहेजा और साथ ही साथ मन भी। अपने कॉलेज और घर की व्यस्त दिनचर्या में जल्द ही संजना सब भूल भी जाती कि अकस्मात लाइब्रेरी के बाहर फिर उससे भेंट हो गई। सामान्य अभिवादन के बाद संजना के साथ ही वह भी लाइब्रेरी तक चला आया और संजना पूछी बैठी, आपको भी कोई बुक चाहिए क्या? नहीं तो फिर आपकी क्लास नहीं है? नहीं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हमारी क्लास नहीं होती, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो संजना झेप गई। ओह अच्छा, किस विषय में? तुमको बुक चाहिए? संजना को उसका यूं तुम पुकारना अच्छा नहीं लगा। इतना भी परिचय नहीं हुआ था कि सीधे तुम पर आ जाए। उसकी चुप्पी देख दोबारा पूछा, अरे लंच करने जा रहा था, कोई किताब लेनी हो तो बोलो, नहीं तो ताला मार दूं। आप? आगे शब्द उलझकर मुंह में रह गए। संजना के उसको यूं उलझा देख वो हंस पड़ा। मैं पार्ट टाइम लाइब्रेरी का काम भी देखता हूँ, मेरा खर्चा भी निकल जाता है और किताबों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। ओह अच्छा तो है, संजना ने सहज होते हुए कहा। आपका हाथ अब कैसा है सर? संजना ने शालीन स्वर में पूछा। अरे मेरा नाम विशाल है, सरवर ना पुकारो। हाँ हाँ ठीक है, उसने कलाई मसलते हुए कहा। आपने डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, पर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। स्किन वाले डॉक्टर को दिखाते तो शायद पकड़ आ जाती प्रॉब्लम। संजना को पूरा यकीन था कि उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, बस उसे टरकाने के लिए ऐसा बोल रहा है। स्किन एक्सपर्ट को भी दिखाया पर दोबारा कोई दिक्कत हुई ही नहीं। संजना को अपनी किताबें मिल चुकी थी, सो वहाँ और रुकने की वजह भी नहीं थी। संजना जरा सा ही हटी थी कि कलाई पर फिर से सुर्खी उभरी। उसने पलटकर विशाल की तरफ देखा, वह खड़ा मुस्कुरा रहा था। संजना ने विपरीत दिशा में ऐसी दौड़ लगाई जैसे भूत देख लिया हो। सर से पांव तक पसीने में लथपथ, सांस ऐसी चल रही थी जैसे धौंकनी जैसी। उसको यूं बदहवास देख अदिति ने झिंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ संजना, कोई प्रॉब्लम है क्या? संजना ने अपना हाथ आगे बढ़ा अदिति को दिखाया, जहाँ लाल महीन लकीरों से अजीब सी आकृति उभरी हुई थी। एक बारगी तो अदिति भी घबरा गई, मगर अगले ही पल उसने अपनी घबराहट पर काबू कर संजना को तसल्ली देते हुए उसकी कलाई सहलाई। चल डिस्पेंसरी चलते हैं। नहीं दर्द नहीं है, कोई इरिटेशन भी नहीं है, पर सुन तुम्हें कुछ बताना है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ये जो हो रहा है वो क्या है। संजना ने अपनी उलझन अदिति पर उड़ेल डाली।
पिछले 8-10 दिन से वो जिस दौर से गुजर रही थी, बस में विशाल से मिलने से लेकर आज लाइब्रेरी तक का पूरा घटनाक्रम सुना डाला। मुझे लगता है अदिति, वो कोई जादू टोना कर रहा है मेरे ऊपर, संजना ने डरे हुए स्वर में कहा। अदिति ने उसे झिड़क दिया। क्या पागलों जैसी बात करती है? वो तुझे नहीं जानता तो उसको नहीं जानती। कोई स्किन प्रॉब्लम उसको हुई, वही तुझे हो गई, तो क्या ये जादू टोना हो गया? कम ऑन यार, हम साइंस स्टूडेंट रह चुके हैं, तू ऐसी बात कैसे सोच सकती है? नहीं अदिति, ये सिर्फ स्किन की परेशानी नहीं है। संजना की आवाज़ जैसे गहरे सागर की तलहटी में से आ रही थी। अरे तेरा वहम है यार, और कुछ भी नहीं। चल घर चलें। ये बस छूट गई तो अगली 4:30 से पहले नहीं मिलेगी, अदिति ने संजना को लगभग धकेलते हुए कहा। दोनों तेज चाल से गेट के बाहर निकलकर रोड पर बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। घर आकर संजना भी चैन नहीं आ रहा था। वो बार बार अपनी कलाई रगड़ कर देखती, कभी छूती कभी पोंछती। माँ का जैसे ही ध्यान गया, उन्होंने पूछ लिया। संजना ने भी पल भर की देर नहीं की माँ को पूरा ब्यौरा देने में। अब संजना के साथ साथ माँ भी उसकी कलाई पर उभरती गायब होती आकृति को देखकर बहुत चिंतित थी। घरेलू नीम हकीमी से लेकर शहर के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ तक हो आई बेटी को लेकर, पर कोई आराम नहीं। इस सब की वजह से संजना भीतर भीतर परेशान रहने लगी। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनती और विशाल से दूर ही रहती, पर अब अजीब सा बदलाव खुद में पा रही थी संजना, जो अपने आगे भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। माँ की इलाज की प्रक्रिया भी उसे भूलने नहीं देती। माँ कभी नज़र उतारती, कभी हिंद बांधती तो कभी राई बांध देती। संजना को इन सब टोटकों से बड़ी खींच आती, पर माँ का मन रखने को चुप रह जाती। पर उस दिन तो हद ही हो गई। माँ न जाने किस किस की बातों में आ जाती है। घर में बर्तन साफ करने वाली रामदेवी की बातों में आकर किसी पापा जी का धागा बनवा कर ले आई। अब सब कुछ संजना की समझ से बाहर हुआ जा रहा था। आखिर उसने निश्चय किया कि एक बार विशाल से मिलने का। जाने अनजाने उसको इस स्थिति में लाने की वजह वही तो है। बस यही सोच संजना कॉलेज लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। विशाल अपने काम में व्यस्त था। कुछ लोग किताबें इश्यू करा रहे थे, कुछ वापस कर रहे थे। विशाल बड़ी मुस्तैदी से सबकी एंट्री कर कार्ड लगा किताब अपने काउंटर पर रखता जा रहा था। अचानक संजना पर नजर गई तो सिर हिलाकर अभिवादन किया। संजना भी मुस्कुरा कर रह गई। सबको निपटाकर विशाल किताबों का चट्टा उठाकर रैक तक ले आया। एक एक किताब को करीने से उसकी जगह वापस संजना के पास आ खड़ा हुआ। सॉरी, तुमको वेट करना पड़ा। हाँ कहो, कोई काम है? आपको कैसे पता चला मुझे काम है आपसे? संजना ने उल्टा उसी पर सवाल दाग दिया। अरे कमाल है, कब से मेरे खाली होने का वेट कर रही हो बिना काम के। कहो क्या बात है? समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं, क्या पूछूं आपसे सर? मेरा मतलब विशाल जी। संजना के शब्द ऐसे खोए जा रहे थे जैसे अचानक से टूटी लंबी माला के मोती हों। पकड़ते पकड़ते भी 2-4 गिर ही जाते हैं। अरे इतना संकोच क्यों कर रही हो? खुल कर पूछो, बुरा नहीं मानूंगा, विशाल ने संजना को आश्वस्त करते हुए कहा। तो संजना ने धीरे से पूछा, हम कहीं बाहर बैठकर बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ श्योर, पास ही कॉफ़ी शॉप है, वहाँ चले? विशाल ने पूछा तो संजना ने स्वीकृति में सिर हिलाया। विशाल की बाइक से दोनों कॉफ़ी शॉप तक आए। गहरे ब्राउन और सफ़ेद के कॉम्बिनेशन से बना कॉफ़ी शॉप भीतर से बहुत बड़ा नहीं था, पर इतना स्पेस अवश्य था कि वे अपनी टेबल पर बैठकर आराम से बात कर सकते थे। विशाल 2 कैपेचिनो ऑर्डर कर कोने की उस मेज तक आया जो बिल्कुल किनारे थी, जहाँ कोई विशेष रूप से जाना चाहे तभी पहुँचे। कुर्सी खींच बैठते ही विशाल ने कहा, हाँ संजना, आप कहो क्या बात है? विशाल जी, मैंने आपको पहली बार उस बस में देखा था जब आपके हाथ में प्रॉब्लम हुई थी। मैं उस बस से रोज़ जाती भी नहीं, मेरी डेली वाली बस छूट गई थी, तब उससे जाना पड़ा था। संजना ने बातों के सिरे खोलते हुए कहना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे मैं तब से किस उलझन से गुजर रही हूँ। कहते कहते संजना की आवाज़ रूंध गई। टप टप 2 मोती आंखों की सीमाएं लांग मेज पर रखे संजना के अपने ही हाथ पर गिरकर बिखर गए। विशाल संजना को देख द्रवित हो उठा। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। उसने ऐसा क्या कर दिया जो संजना की ऐसी हालत हो गई? सॉरी, संजना ने झट से आंखें पोंछ विशाल की ओर देखते हुए कहा। प्लीज़ बताओ तो सही क्या बात है? विशाल ने अधीरता से पूछा। तब तक कॉफ़ी भी रेडी हो गई थी। वेटर टेबल पर कप रखने आया तो दोनों चुप हो गए। धीरे धीरे कॉफ़ी सिप करते हुए संजना मन ही मन अपनी कमजोरी पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। कॉफ़ी पीकर सहज महसूस कर रही थी। उसने घूंट भरकर विशाल की ओर देखा जो उत्सुकता से उसी को देखे जा रहा था।
संजना ने आधी कॉफ़ी पी, कप एक और खिसका दिया और अपनी शर्ट नुमा टॉप की बाईं आस्तीन का बटन खोल अपनी बाँह उघाड़ दी। जहाँ लाल रंग की बारीक रेखाएं किसी ज्यामितीय आकृति की तरह एक दूसरे को छूकर गुजर रही थी। ऊपर से त्वचा साफ, चमकीली, स्निग्ध, पर अंदर से जैसे हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जिससे वो आकृति और उभर कर दिख रही थी। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल! आश्चर्य से आंखें फटी रह गई विशाल की। कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ, झुककर संजना का हाथ देखा और थम से वापस कुर्सी में धंस गया। संजना ने आस्तीन नीचे कर बटन बंद कर लिया था। दोनों चुपचाप बैठे थे। कप में बची हुई कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। उनके साथ के कई जोड़े उठकर जा चुके थे। उनकी जगह नए लोग आकर बैठ चुके थे। विशाल ने अपना हाथ बढ़ाकर संजना के दोनों हाथों को छुआ। संजना हिल गई, पर उसने ना तो अपने हाथ खींचे, ना ही विशाल का हाथ हटाने का कोशिश किया। तुम ईश्वर में विश्वास करती हो संजना? विशाल के स्वर में निरा अपनापन था। हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ, संजना ने धीरे से बोला। और आत्मा को? हाँ। माइथोलॉजी? काफ़ी हद तक। पर इन सब का मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना? संजना, ये विश्वास और अविश्वास के बीच तैरता सच है। अगर विश्वास करोगी तो सच लगेगा, और विश्वास नहीं होगा तो बकवास कहकर निकल जाओगी। विशाल ने संजना के हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिए थे। संजना भी विशाल का स्पर्श अपरिचित नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, उसको पढ़ो, शायद फिर किसी नतीजे पर पहुँच सको, विशाल ने कहा। घर पहुंचकर संजना विशाल की दी हुई किताब लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके मन में उमड़ते घुमड़ते सवालों के जवाब इसी में थे। सोलमेट्स, संजना ने पढ़ना शुरू किया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य मूल रूप से 4 हाथ, 4 पैर और एक सिर के 2 चेहरों के साथ बनाया गया था। उनकी शक्ति से डर के ज्यूस ने उन्हें 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था और श्रापित कर दिया था उनके दूसरे हिस्सों की खोज में अपना जीवन बिताने के लिए। संजना पढ़कर भी समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे संजना के सामने वो कहानी आ रही थी, जिस पर न तो वह विश्वास कर पा रही थी और न सिरे से नकार पा रही थी। 2 हिस्सों में बटे दोनों भाग सोलमेट्स कहलाए। इन सोलमेट्स में कभी कभी कुछ ऐसी विशेषता होती है जो उन्हें एक दूसरे को खोजने में मदद करती है। ये एक से दिखने वाले या एक दूसरे को पूरा करते जन्म चिन्ह या फिर टैटू होते हैं, जिनको सोल मार्क कहते हैं। ये निशान जन्म से भी मौजूद हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अचानक अपने सोलमेट से टकराने पर उभर आए। अब संजना समझ चुकी थी कि विशाल ने उसके चिन्ह के बारे में खुद क्यों नहीं बताया। अगर ये सब विशाल बताता तो वह कभी विश्वास न करती। पूरी तरह तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था संजना को। उसे प्रेम जन्म जन्मांतर के रिश्तों पर यकीन नहीं था, पर बरसों पुरानी पौराणिक कथा और उसके हाथ पर उभरे चिन्ह की समानता उसकी उलझन बढ़ाती जा रही थी। उसने विशाल को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन भी ऐसे उठाया कि जैसे इंतज़ार में ही बैठा हो। बुक पढ़ ली? हाँ। तुमने उस दिन मेरे रिसर्च का टॉपिक पूछा था ना, मिथ और फैक्ट्स। यही है मेरा टॉपिक। ओह, मुझे लगा शायद मेरा सवाल सुना ही नहीं था, इसलिए नहीं बताया होगा। संजना स्वयं को सामान्य दिखाने का प्रयत्न कर रही थी। चलो कल मिलना, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ओके, गुड नाइट। आज सुबह संजना रोज से पहले तैयार हो गई थी, मन में ढेर सी उथल पुथल लिए, पर ऊपर से शांत। आज बस समय से पकड़ ली थी। पिछले स्टॉप से उसके लिए सीट रोककर बैठी अदिति अपनी बातें किए जा रही थी, पर संजना तो जैसे होकर भी वहाँ नहीं थी। यूनिवर्सिटी पहुँच अदिति को छोड़ संजना सीधे विशाल की ओर बढ़ गई, जो बाइक पर बैठा उसकी ही राह देख रहा था। दोनों कॉफ़ी शॉप की उसी टेबल पर बैठे। संजना का चेहरा निखरा हुआ था। कल शाम जैसी उदासी और परेशानी न थी। विशाल 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर लाया। क्या ये सच है? उसके बैठते ही संजना ने पूछा। मैंने कल ही कहा था, ये विश्वास और अविश्वास के बीच तैरता सच है, बिल्कुल भगवान की तरह। मानना चाहो तो पूजा करो, ना मानना चाहो तो पत्थर कहकर आगे बढ़ जाओ। विशाल ने सरल शब्दों में बात कही। पर क्या संभव है आत्मा को 2 हिस्सों में बांटा जा सके? नहीं कह सकता, पर इतना जानता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इत्तेफाक भी बेवजह नहीं हो सकता। संजना, तुम उस बस से नहीं जाती हो, और मैं तो किसी भी बस से नहीं जाता। उस दिन मेरा दोस्त मेरी बाइक ले गया था, तब मुझे आना पड़ा था। तुम्हारा बस में चढ़ना, मेरे टैटू का उभरना, साथ ही तुम्हारे भी सेम टैटू आना, इतने सारे इत्तेफाक, वो भी एक ही दिन एक ही जगह। कोई तो वजह होगी।
कुदरत इससे ज़्यादा क्या कर सकती थी हमें मिलाने के लिए। कॉफ़ी के घूंट भरते हुए संजना मुस्कुरा रही थी। अपना टैटू तो दिखाओ जरा। विशाल ने अपनी दाईं आस्तीन ऊपर चढ़ा अपने हाथ का निशान दिखाते हुए कहा। संजना ने भी अपनी बाईं बाँह खोलकर विशाल की बाँह से सटाकर मेज पर रख दी। दोनों की कलाई पर बनी ज्यामितीय आकृति साथ मिलकर पूरा स्टार बन चुकी थी।